कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पाटिल पहुंचे अजमेर। कहा, राजस्थान में बीजेपी बदनाम करने का काम कर रही, भाजपा के पास प्रदेश के भविष्य के लिए कोई योजना नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल पाटिल बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा के पास राजस्थान के भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। 70 साल से जवाब मांगने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने 9.5 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। भाजपा सिर्फ पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप की भूमि को देश दुनिया में बदनाम करने का काम कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल पाटिल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछना चाहता हूं कि इस देश का संविधान सर्वधर्म और सद्भाव की बात करता है, सारे धर्म के सम्मान की बात करता है। सरकार का काम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लोगों को सुरक्षा दिलाने का है। राजस्थान में भाजपा के नेता घूम रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के भविष्य के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं। राजस्थान के युवाओं, किसान, महिलाओं के भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं। आपने देखा होगा कि पहले हमने 7 गारंटियां दी और कल हमारा मैनिफेस्टो हमने डिक्लेयर किया और उस मैनिफेस्टो में 2030 का विजन दिया। ऐसा नहीं एकदम 2047 जुमला। 2017 में कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, 100 स्मार्ट सिटी हो जाएगी, मेक इन इंडिया, 2 करोड़ रोजगार, सारा काला पैसा वापस आ जाएगा, 15-15 लाख सबके खाते में चले जाएंगे। तो 70 साल का जवाब मांगने वाले मोदी जी और शाह और संपूर्ण भाजपा अपने 9.5 साल का हिसाब दे नहीं पा रहे। और इसी नाकामयाबी की वजह से और इसी बौखलाहट की वजह से राजस्थान की पराक्रमी भूमि को राजा सूरजमल जाट, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप की भूमि को देश में नहीं दुनिया में बदनाम करने का काम वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई नरेटिव नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कोई योजना नहीं है। जो मैनिफेस्टो आया हमारा वो 3 करोड़ 15 लाख सजेशंस अलग अलग तबके से अलग अलग लोगों के आए और उसके बाद बना। तो हम किसकी बात कहते हैं? हम बात यह कहते हैं कि जहां मोदी जी ने धोखा दिया, जहां भाजपा ने धोखा दिया, वहां कांग्रेस ताकत से जनता के पीछे खड़ी है। ये जिले में बहुत किसान हैं, 64% इस प्रदेश की जनसंख्या किसानी में है। मैं पूछना चाहूंगा कि 726 किसानों की हत्याएं हुई, शहादत हुई और आपने संसद में उन्हें श्रद्धांजलि देने से भी नकार दे दिया। राहुल जी ने उन्हें श्रद्धांजलि की बात की थी, शहादत थी वो आने वाले भविष्य के लिए, वो 3 काले कानून के खिलाफ। तो वो आंदोलन समाप्त होते वक्त आपने एक वायदा किया था, लिखित वायदा किया था, मुझे आपको वो लिखित लेटर दिखाने की जरूरत नहीं, सबके पास है, कि एमएसपी का कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी और जल्द से जल्द अपना रिपोर्ट पेश करेगी। आज 2 साल हो गए हैं, कहाँ गया वो? क्या हुआ एमएसपी को कानून बनाने का आपका वायदा? क्या हुआ उस कमेटी का? नहीं तो आज हमने वायदा किया है कि कांग्रेस की सरकार दूसरी बार बनते बराबर रिवाज बदलने वाला है और कांग्रेस फिर से आने वाली है, तो हम एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं। हमने ऐसा मॉडल दिया है इस बार, पिछली बार की योजनाएं सब शुरू है। चिरंजीवी को 25 लाख से 50 लाख किया गया है। कुछ ऐसे मार्मिक फीडबैक हमको आए कि बड़े घर के लोग जो है उन्हें अगर निसंतान है तो वो आईवीएफ बड़े बड़े अस्पतालों में जाके 50 लाख 60 लाख खर्चा करके वो कर लेते हैं। नहीं, उनका बस चले तो वो हमें चुनाव लड़ने से भी रोक लगा सकते हैं। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। लोगों के हाथ में सारी चीज़ें पहुंच गई हैं। ये कहते हैं कि चिरंजीवी को कितना लोगों को फ़ायदा हुआ। अरे भाई, 25 लाख तक का जो फ़ायदा है वो फ़ायदा किसी का किडनी ट्रांसप्लांट है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट है, किसी का बड़ी बड़ी बीमारियाँ। तो इनका क्या कहना है? बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जानी चाहिए। ये कोई सवाल है? किसी को ईश्वर करे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को तो मेरी मांग रहेगी कि किसी को जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ये सोच इसके पीछे की ये है कि जब ऐसी बीमारी होती है लोगों के घर बिक जाते हैं। साहब, आप एक बार बॉम्बे में आइए, केईएम के बाहर
टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बाहर देखिए, बहुत लोग सेवा करते हैं, लोगों को 6-6 महीना खाना खिलाते हैं, लोगों की ज़मीन बिक जाती है, माता बहनों के गहने बिक जाते हैं। तो उसके पीछे की सोच ये है, और उसको पूछना तो हमारा तो अभी क्या, प्रधानमंत्री को हम कुछ कहते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है हम उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप 450 का सिलेंडर की बात करते हैं, राजस्थान में ऑलरेडी 500 का मिल रहा है। हम लोग जो 2 रुपये 3 रुपये किलो का अनाज लेते हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे उनको 400 रुपये में देने की बात करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपके पास सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है, वहां कर दो ना एक साथ देश के प्रधानमंत्री ने, मेरा दावा है कल शायद रोड शो है उनका या योगी जी का, मेरी विनती है उनसे कि वो चिरंजीवी और 500 रुपये 450 रुपये का सिलेंडर पूरे देश में कर दे। उनको अधिकार है, अभी आचार संहिता लगने में टाइम है, अप्रैल में लगेगा, वो पूरे देश में कर दे, हम स्वागत करेंगे। लेकिन यहां आकर जुमले देना, जो लोग आपको प्यार देते हैं, जो लोग आपका सम्मान करते हैं, उन्हें समाज के नाम पे, धर्म पे नाम के और नफरत से बांटना, ये छोड़ दो। और जो लोगों के लिए काम करना है गवर्नमेंट का, गवर्नेंस का, वो काम करो, आप घोषित कर दो, हम स्वागत करेंगे। पहला हार अतुल लुंडे पाटिल डालेगा स्वागत का, कर दो आप पूरे देश में। सर, लगातार विकास की बात होती है, मैनिफेस्टो भी कई सेकंडों का जारी हुआ है, लेकिन चुनाव आते आते वापस प्रचार जो है राम पर चला जाता है, ध्रुवीकरण पर चला जाता है। इसको लेकर क्या आपके पास कोई जवाब है बीजेपी को लेकर? मतलब बीजेपी इसको लेकर आएगी, राम मंदिर बन रहे हैं, ये बन रहा है, लेकिन कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं मिलता है। देखिए ऐसा है, क्या करेंगे? अभी की बात करूँ तो आप ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह की बात कर रहे हैं अजमेर में, जबकि मैंने पृथ्वीराज चौहान की भी बात की, पृथ्वीराज चौहान की, लेकिन आपको नहीं मालूम है शायद 13 किलोमीटर दूर ही पुष्कर है जो विश्व पुष्कर, प्रसिद्ध। आपने एक बार भी नाम नहीं इकलौता ब्रह्मदेव, तो वो यही चीज है, तो इसलिए तो आपके ऊपर काउंटर होता है। नहीं। आप केवल एक ही धर्म को लेकर जो है, नहीं, मैंने पृथ्वीराज चौहान जी का भी नाम लिया, और मैंने क्या कहा, हिंदू मुस्लिम एकता को दिशा दिखाने वाला ये अजमेर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तिया संप्रदाय के पहले संत है जो यहाँ, सुनो एक बात, वो पहले यहाँ आए। ब्रह्मदेव का इकलौता मंदिर पुष्कर में है, पूरे देश में कई ब्रह्मदेव का मंदिर नहीं, बड़े बड़े लोग दुनिया से आते हैं, हम लोग तो काफ़ी आते हैं, सभी लोग आते हैं। और मैंने भटनागर जी से कहा कि मैं आऊँगा तो हम पुष्कर भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। पीने का स्वच्छ पानी मुहैया करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार अगर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है और केवल चुनाव के लिए, अगर केवल चुनावी मुद्दा है और चुनाव के लिए जुमलेबाजी और झूठ बोलकर राजस्थान की जनता को दंडित कर, प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, तो हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े हैं। हमारी ये योजनाएं हैं, हमने करके दिखाया है, हम करके दिखाएंगे। हमारा कर्जा भी कम हुआ, हमारा राजस्व बढ़ा, हमारा ग्रोथ रेट बढ़ा है और हमारा कर्जा भी कम हुआ है। तो इस तरह का मॉडल जो है वो मॉडल भ्रष्टाचारी सरकार दे नहीं सकती। भ्रष्टाचार का जवाब उनको देना है। अदानी के 20,000 करोड़ शेल कंपनी की उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं लगाते? 12,000 करोड़ कोयले का ओवर इन्वॉइसिंग हुआ है, 2 रुपये का कोयला 10 रुपये में बताया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने रेड करने के बाद उन्होंने पाया कि विनोद अदानी संयंत्र जो है वो चाइना से खरीदते और दुबई से भेजते हैं, वो भी 2 रुपये का 20 रुपये में बेचते हैं, और इसीलिए आम आदमी को अदानी टैक्स देना पड़ता है। बिजली का बिल कैसा बनता है? राज्य सरकार थोड़ी बिजली का बिल बनाता है, बिजली का बिल बनाता है प्राधिकरण, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। वो अथॉरिटी के पास जो सप्लायर होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, वो खर्चा देता है कि कितना रॉ मटेरियल कोयला कितना लगा, संयंत्रों में कितना लगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितनी है और हमारा मुनाफा कितना होना चाहिए, ये मिलाकर बिजली का बिल बनता है। तो किस मुंह से भाजपा कहती है कि बिजली का बिल ज़्यादा है, जबकि 1 करोड़ 92 लाख परिवार है, उसमें के 1 करोड़ 80 लाख परिवार को किसी न किसी तरह से ये फ़ायदा होता है। मनरेगा में 90 लाख लोगों को मनरेगा का रोजगार मिल रहा है, वो 125 दिन से 150 दिन बढ़ाया है। ये सारी चीज़ें हम करते हुए बिजली का बिल ज़्यादा आने के लिए जो अदानी टैक्स आम आदमी दे रहा है, उसे रोकने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लगाकर इंक्वायरी क्यों नहीं करते आप? क्यों आम आदमी अदानी का जेब भरने के लिए खून पसीना एक करे? इसीलिए राहुल जी ने कहा है कि वो अदानी को पैसा देते हैं, मैं वो पैसा निकालकर आपके जेब में डालूंगा, आम आदमी के जो टैक्स भरता है। यही हमारी भूमिका है, हमने करके दिखाया है, हम करेंगे, काम किया है दिल से। कांग्रेस फिर से, ये वादा हमारा है, और शायद ही भाजपा से मेरा ये दावा है कि ऐसी कौन सी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में अपने रिपोर्ट कार्ड से सामने क्यों नहीं आए, लेकिन राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों में जा रही है। तो यही हमारी उपलब्धि है।
आपके कुछ अजमेर या पूरे प्रदेश को दंड देने का काम किया है भाजपा ने, ये हमारा सीधा आरोप है। पाटिल साहब, इधर बीजेपी और कांग्रेस बराबर सरकार बनी है। अजमेर की बात करते तो उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर इसी पे सारे फोकस रहते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हैं या कोई भी डेवलपमेंट। अजमेर जो है वो फोकस में नहीं है दोनों गवर्नमेंट से। नहीं, देखिए अभी सिर्फ अजमेर की बात इसी की सोच जो है, इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी का देयर इज अ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन प्लेस। इसी को बात लेकर मैंने जो एक मॉडल की बात की, इकोनॉमिक मॉडल की बात की मैंने, कि इकोनॉमिक मॉडल में सोच क्या है। तो आम आदमी के पास नोटबंदी के बाद और जीएसटी के गलत क्रियान्वयन के बाद आम आदमी के हाथ का पैसा चला गया, परचेसिंग पावर 84% लोगों का कम हो गया है। तो उनके हाथ में पैसा देना, लोकल इकोनॉमी को जनरेट करना, आज तक किसी ने सोचा ही नहीं पंचायत राज कैडर बनेगा। बीडीओ के नीचे जो स्टेट सर्विसेज के नीचे जो कैडर है वो प्रॉपर कैडर बनेगा, तो यहीं का बंदा वही काम करेगा, वही सीखेगा, दूध को पैसा मिलेगा। आपका तो राजस्थान प्रसिद्ध है, हमारे यहाँ जो हल्दीराम है, मेरे पड़ोसी है, वो नागपुर में मेरे पड़ोस में रहते, 100 मीटर दूर रहते हैं। तो उन्होंने दूध में इतनी बड़ी क्रांति कर दी कि विदेश में सारा कुछ जा रहा है। तो लोकल इकोनॉमी को जब तक हम स्ट्रेंथन नहीं करते तब तक हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारा डिमांड जनरेट नहीं हो सकता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज इन प्लेस, उसका भी सारा चैप्टर उसमें है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है, मैं तो घूम रहा हूँ, मैं तो महाराष्ट्र से आया हूँ, मेरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। महाराष्ट्र से आया हूँ, कुछ कम नहीं है राजस्थान का, लेकिन एक सोच है, जो सोच है वो मॉडल जो दिया है कल के मैनिफेस्टो में और इसके पहले जो मैनिफेस्टो लाया है और जो गारंटीज दी है, वो गारंटी स्ट्रेंथन करेगी। किसी महिला के हाथ में जब आप पैसे देते हो, अनुभव क्या है, पुरुष से ज़्यादा महिला, पुरुष अपना कंट्रीब्यूशन परिवार में देता ही है, उसमें कोई दौमत नहीं है, कुछ अपवाद छोड़कर। लेकिन महिला के हाथ में जब पैसा आता है ना, तो वो अड़चन के समय बाहर निकल, वो रिजर्व बैंक है, हर परिवार की रिजर्व बैंक उस परिवार की महिला होती है, तो उसको स्ट्रेंथन करने का काम है। आज हम अगर दूध को बोनस देंगे तो दूध का चलन बढ़ेगा, और दूध का चलन जिस समाज में बढ़ता है ना, दूध के प्रोडक्ट्स का, उसे डेवलप्ड समाज कहा जाता है। आप थोड़ा सा इकोनॉमिक पैरामीटर अगर देख लेंगे तो ये काफ़ी सोच समझकर इकोनॉमिस्ट के साथ बैठकर, राजस्व बढ़ रहा है, राजस्व कैसे बढ़ेगा, यही लोग टैक्स देंगे, यही लोग टैक्स देंगे, और यही लोग इनकम करके टैक्स देंगे। आज तो हम सिर्फ टैक्स दे रहे, दूध, दही, पनीर, इस पे टैक्स नहीं लगने वाला था, शुरू हो गया। और क्या कहते हैं, हमने सिर्फ पैकेज पे दिया है। मुझे बताओ खुला कितना मिलता है मार्केट में? बिल्कुल बिल्कुल गौर किया है। अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको, अच्छी याद दिलाई आपने। हमने ओपीएस की बात की, ओल्ड पेंशन स्कीम की। ओल्ड पेंशन स्कीम उनके बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं है, सॉरी, मैंने आरोप नहीं किया है, मैंने आंकड़ों के साथ, योजनाओं के साथ और उनके सफलता असफलता के साथ सारी चीज़ें तथ्यों के साथ रखी, आरोप नहीं किया। और हमने हमारा मैनिफेस्टो जब कल रखा, खड़गे जी आए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने रखा, तो रखते समय ये भी रखा कि 95% हमने हमारे वादे पूरे किए, 95%। मेरे एक ड्राइवर थे, अभी दूसरे हैं, उन्होंने कहा मेरे आँख का ऑपरेशन करना है साहब, मैं कल जा रहा हूँ। वो आँख का ऑपरेशन करके 2 दिन के बाद फिर मेरे पास आया, ज्वाइन हो गया मुझे। तो मैंने कहा कैसा रहा ऑपरेशन? ठीक रहा एकदम। तो उसने मुझे एक बात कही, बोले ये चिरंजीवी योजना है, ओपीडी आईपीडी दोनों हो जाता है, तो बोले मुझे सोचना नहीं पड़ा कि मैं अगले महीने में मेरे पास पैसे आएंगे, दिवाली है अभी, अगले महीने कर लूँगा। मैंने गया, मैं कार्ड दिखाया, और कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसने बोला मेरे आँख का ऑपरेशन हो गया। तो ये जो पूछा जाता है कि कितने लोगों को मिला नहीं मिला, तो कुछ जो योजनाएं जो है, अब तक गैस सिलेंडर जो योजना थी वो उज्ज्वला के लिए थी। तो बीजेपी वाले क्या करते हैं, जिनने सब्सिडी छोड़ दी उनको पूछो कितने में मिल रहा आपको, वो उनके लिए था। अभी आने वाले दिनों में जो बीपीएल है, गरीबी रेखा के नीचे जो है, और जिनको 2 रुपये 3 रुपये किलो अनाज मिलता है, वैसे 1,40,00,000 लोगों को वो गैस सिलेंडर मिलेगा। मेरा सवाल ये है, क्या मेरी माता बहनें जब वोट करने जाएगी तो उसे याद नहीं आएगा कि ये इन्होंने दिया है? और 410 का सिलेंडर महंगा कहने वाले 1200 तक ले गए, क्या उनको ये याद नहीं आएगा? क्या उनको ये याद नहीं आएगा जब $112 पर बैरल कच्चा तेल था, तब 72 रुपये पेट्रोल था और 58 रुपये डीजल था, और जब $18 तक नीचे आया, 112 से $18 तक नीचे आया, आज भी 87 के आसपास है, 80 के आसपास है, एवरेज $60 से ऊपर नहीं गया। लेकिन जिस पेट्रोल डीजल पे 3 रुपया 46 पैसा और 3 रुपया 9 रुपया 58 पैसे टैक्स था, उसे बढ़ाकर 33 रुपया 92 पैसा और 31 रुपया 90 पैसा कर दिया था, और 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था, वो सेस 18 रुपया कर दिया। 2020 को सन्माननीय निर्मला जी सीतारामन जो वित्त मंत्री है, उन्होंने नए 2 सेस लगाए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 2 रुपया और 4.5 रुपया, और 30 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा ले लिया
रशिया से $50 में इनको अभी कच्चा तेल मिला। वो रिलायंस ने और नायरा ने पूरा यूरोप में एक्सपोर्ट किया, लेकिन आम जनता को जो पेट्रोल 40 रुपये में मिल सकता था वो नहीं पहुंचाया। ये शिक्षा, सामाजिक सुव्यवस्था, आर्थिक स्वावलंबन, ये सारे चीज़ों का ध्यान जो है वो रखकर विज़न 2030, लंबी चौड़ी बात नहीं है, 2030, और आज हम आपके सामने आए हैं तो हमारा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेकर आए हैं कि हमने जो वायदे किए थे, उठा के देख लो पिछला मैनिफेस्टो, हमने 95% से ज़्यादा वो वायदे पूरे किए हैं, और इसलिए हमने इसको सेकंड नंबर कहा है। ये हमारा मैनिफेस्टो 2 है और विज़न 2030 है। तो ये सारे विज़न जो है वो कर सकते हैं, और ये करते समय हमारा राजस्व बढ़ा है, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप कर रहे हैं। 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, मोदी जी आए 9.5 साल में 155 लाख से ज़्यादा करोड़ का कर्जा जो है देश पर हो गया है। सबसे ज़्यादा कर्जा, 100 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा केवल 9.5 साल में हुआ है। उल्टा प्रदेश में राजस्व बढ़ा है, पहले 62% था, अभी वो 67% से ज़्यादा हो गया। हमारा ग्रोथ रेट जो है वो अभी देश में फर्स्ट नंबर पे आया है, 14% है, 19% का हमारा लक्ष्य है, वो भी हम हासिल कर लेंगे। और कर्जा जो हमारा सकल उत्पाद का जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट जो कहते हैं, तो आसानी से बता दूं, जो हमारा कर्जा, हमारा एक सकल उत्पाद, उसके कर्जा 9.5% था जब वसुंधरा जी थी, भाजपा की सरकार थी, वो 3.5% तक आया है। आखिरी मुद्दा मैं सुन रहा था, यहाँ आ रहा था, कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, तो यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है, और 20 साल से यहाँ पर भाजपा का शासन है, चाहे वो यहाँ का नगर पालिका हो, नगर प्रशासन हो, या यहाँ के विधायक हो। वो लोग गजेंद्र सिंह शेखावत को आज तक इस बात को क्यों नहीं मना पाए कि ईआरसीपी को जुलाई 2018 में जो राष्ट्रीय योजना हम घोषित करेंगे, ये वायदा किसी और का नहीं था, उस प्रधानमंत्री मोदी जी का था, जिसको 2 बार पूरे बहुमत से इस देश ने चुन के दिया 30 साल के बाद, वो वायदा करके गए। उसके बाद 5 खत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सन्माननीय गहलोत जी ने 5 खत उन्हें रिमाइंडर के लिखे हैं कि उस योजना का होना जरूरी है, क्योंकि 13 जिले दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के उससे सिंचित भी हो गए, पीने का पानी भी मिलेगा। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ये प्रदेश से केंद्र में जल शक्ति मंत्री है, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं करा? परेशान होकर 2022-23, 23-24 के बजट में 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रावधान किया है। और अगर कांग्रेस को चुन के देने का दंड राजस्थान की जनता को भाजपा की सरकार, मोदी जी अगर दे रहे होंगे, तो आने वाले मैनिफेस्टो में ईआरसीपी को भी पूरा करने के लिए उसका प्रावधान जो भी ज़रूरत है वो राजस्थान सरकार करेगी। मेरे साथ आज उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष जैन साहब, हमारे पूर्व विधायक जयपाल जी, हमारे सब साथी गणमान्य, यहाँ के कांग्रेस के सारे पदाधिकारी, नेतागण, आज मैं विशेषकर उस भूमि में आकर अभिभूत हूँ जिस भूमि ने एक ऐसे संत का योगदान इस दुनिया देश को दिया है जिससे हिंदू मुस्लिम एकता दुनिया में कायम हुई है, देश में कायम हुई है। ऐसे मोइनुद्दीन चिश्ती की इस भूमि में, पृथ्वीराज चौहान की इस भूमि में आकर बहुत खुश हूँ, बहुत अभिभूत हूँ। और इसी भूमि से मैं आज मोदी जी, अमित शाह जी, इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश का संविधान सेकुलरिज्म की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सारे धर्मों के सम्मान की बात करता है, और सरकार का काम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लोगों को सुरक्षा दिलाने का है। तो आज पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में
जिस तरह के भाजपा के नेता घूम रहे हैं, जिस तरह के रोड शो हो रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के भविष्य के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं, राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं, राजस्थान के किसान के लिए क्या योजनाएं हैं, राजस्थान की मेरी माता बहनों के लिए क्या योजनाएं हैं। क्योंकि मैं सुन नहीं पाया, मैं 1 महीने से राजस्थान में हूं, लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी उनसे कि जो राजस्थान को कोई भविष्य की बात करे, राजस्थान के विजन की बात करे और राजस्थान को अलग अलग पैरामीटर्स पर पहला लाने का काम करे। ऐसा वो अपने आप को भगवान राम से बड़ा समझते हैं। हम भक्त हैं, वो बड़े हैं, वो मंदिर बांध सकते, भगवान का मंदिर वो बना सकते, भगवान को छत वो दे सकते हैं। हमारा मानना है भगवान की जब मर्जी थी भगवान ने करवा लिया। सुप्रीम कोर्ट को हमारी पहले से भूमिका रही, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा हम उसके साथ में रहेंगे। लेकिन ध्रुवीकरण करने की जरूरत क्यों पड़ती है आपको? ध्रुवीकरण करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपके पास कोई योजना नहीं है। 9.5 साल के बाद भी आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं जा सकते। 2013-14 में आपने क्या कहा था? 100 स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप, सीट अप, स्लीप अप, सारा एक सीरीज था। फिर आपने रोजगार की बात की थी, सारा काला धन की बात की थी। जब आपने नोटबंदी की तब आपने कहा था कि 17 लाख करोड़ की कैश ही कैश है। आज के तारीख में देश में 31 लाख करोड़ से ज़्यादा कैश है, 31 लाख करोड़ से ज़्यादा कैश। तो आपके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, आपके पास देश के लिए विज़न देने के लिए विज़न नहीं है। तो आप यहाँ आकर इस देश में जो मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ी, 4000 किलोमीटर राहुल जी को यहाँ से वहाँ चलना पड़ा, हर मंदिर में गए, हर जगह गए। तो हम लोग तो मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी रुद्र पूजा करता हूँ, लेकिन सुनो ना, गवर्नेंस में इसका क्या काम है? मेरा सवाल ये है कि लास्ट को जब कांग्रेस थका जाती, बीजेपी लेके आती है ध्रुवीकरण राम मंदिर, लेकिन आपके पास इसका जवाब नहीं होता। उस जवाब को तलाशने के लिए भक्ति का और मोहब्बत का क्या जवाब हो सकता है? आप भले भक्ति का और मोहब्बत का लास्ट में जब जनता के पास जाएंगे वो राम मंदिर नहीं उठ रहा साहब, नहीं उठ रहा है। आपने कोशिश कर ली, अभी लोगों को पता चल गया कि गुमराह करने की कोशिश है। ये देश संविधान से चलता है, मुझे मेरा धर्म प्यारा है और उसे उसका निर्वहन किस तरह से करना है उसकी आज़ादी मेरा संविधान देता है, वो सबको देता है। मैं इस भूमि में आऊँ, आपने अच्छा किया मुझे पुष्कर की याद दिला दी, ब्रह्मा जी की याद दिला दी। मैंने पृथ्वीराज चौहान जी का भी नाम लिया, मैंने सूरजमल जाट का भी नाम लिया, बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे। मैंने राणा प्रताप जी का भी नाम लिया, मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती जी का भी नाम लिया। वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की नींव यहाँ डाली गई, एकता की नींव डाली गई है, उसे कैसे भूला जा सकता है? वो जोड़ने वाली बात है ना। मैंने तोड़ने वाली बात शायद नहीं की होगी, मैंने जोड़ने वाली बात की। कोई होगा ऐसा इंसान जो यहाँ आएगा माथा नहीं टेकेगा? जो नफरती होगा वही करेगा। प्योर एंड ड्रिंकिंग वाटर इज कॉन्करेंट सब्जेक्ट, not only a state subject, and in every part of India it is a duty of central government to provide a national status of scheme. Like we have a Kosi Kut project which has given a national status by government of Congress, which was taken away by the Modi ji. If he gave national status, it can be completed very soon, but उन्होंने अपना दिया हुआ वायदा तोड़ दी। We have given him 5 letters of reminder, 5 reminders. I'm sorry to say, sir, you're not knowing about the water supply situation. Yeah, I'm telling you. Ajmer is having a Bisalmur dam, which was created by the Congress and the dam was created for the Ajmer, but now the water is going to the Jaipur. Nobody else, even not the local representative of Congress, has never objected. नहीं, एक बात आप ध्यान में रखिए, ये आप जिस डैम की बात कर रहे हैं वो डैम और ERCP, ये दोनों मिलाकर चंबल का जो पानी है वो चंबल का फ्लड का पानी उसमें डालकर ये सारा प्रोजेक्ट जो है पानी जो है यहाँ पर लाने की कोशिश है। अब उन्होंने दिया नहीं ERCP को, वादा करके दिया नहीं, 14,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ आज आपका जो इशू है वो 2 साल के अंदर ERCP जो है वो काम में शुरू हो जाएगा और वो पानी का जो किल्लत है वो किल्लत खत्म हो जाएगी। सवाल गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, आप जल शक्ति मंत्री हो, जल शक्ति मंत्री होने के बावजूद आपने प्रधानमंत्री जी से ये योजनाएं क्यों नहीं पूरी की? सवाल ये है। दोनों विधायक यहाँ से, यहाँ की नगर पालिका किसकी है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है,
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को कम कर दिया है। इधर कहा है हम 10% बढ़ा देंगे, 32% से 42% फाइनेंस कमीशन का कंट्रीब्यूशन स्टेट टू सेंट्रल टू स्टेट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्साइज का, इनकम टैक्स का, कॉर्पोरेट टैक्स का, वो कहा कि हम 32 से 42% कर देंगे, और जितनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी वो कैंसिल कर दी, और एक्साइज बढ़ाना है, टैक्स वो कम कर दिया, और सेस बढ़ा दिए अलग अलग तरीके से, क्योंकि सेस का डिवीजन नहीं होता है, सेस को बांटना नहीं पड़ता है राज्यों, केंद्रों में और राज्यों में। तो ये काम किया है, और राज्य सरकारों को जितनी तकलीफ दे सकते हैं, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां वहां उन्होंने जीएसटी कंपेंसेशन से लेकर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड से स्कीम से लेकर, नेशनल प्रोजेक्ट से लेकर हर प्रोजेक्ट के लिए रोकने का काम किया है। और तो सब कुछ तो चिरंजीवी में कवर हो चुका था। कुछ ऐसे चीजें थी, एक संतान की खुशी किसी भी परिवार के लिए बड़ी होती है और उसके लिए खर्चा 25 लाख से ज्यादा आता है, तो आने वाले दिनों में हम उसको 25 लाख से 50 लाख करेंगे। एक ऐसा मॉडल दिया है, आर्थिक मॉडल, वो आर्थिक मॉडल ये लोकल इकोनॉमी को, लोकल टू ग्लोबल कहना आसान है, योजना होना जरूरी है, सरकार चलाते आना चाहिए, गवर्नेंस पता होना चाहिए। तो ऐसा एक मॉडल दिया कि किसान को हम 2000 यूनिट बिजली तो फ्री दे ही रहे, 22,000 का तो वो फायदा उनको साल भर का हो ही रहा है, उसके साथ में उसके दूध को प्रति लीटर 10 रुपए का बोनस जो है वो बढ़ा दिया है, वृद्धा पेंशन में 1000 रुपए मिलेंगे, जो महिला मुखिया है उसे 1000 रुपया मिलेंगे। और मोदी जी इसे रेवड़ी ना कहें, आप जो रबड़ी बांटते हो अपने दोस्तों को, 25 लाख करोड़ का कर्जा आपने माफ कर दिया, और कुछ आपके साथ वाले जो दाएं बाएं बैठे थे और आपके भाई मेहुल भाई इस देश का पैसा लूटकर भाग गए हैं, उनके लिए आप खुश हो। लेकिन जब गरीबों को कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो संविधान ने दी है, गरीबों के हाथ मजबूत करने की कोशिश जब कांग्रेस करती है तो आप रेवड़ी कहते हो, तो हमें दुख होता है। ये जनता और खासकर राजस्थान की जनता स्वाभिमानी है और उनका स्वाभिमान हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक मॉडल, दूध का पैसा मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी, एमएसपी मिलेगी, वृद्धा पेंशन मिलेगी, जो महिला मुखिया है उसके हाथ में 1000 रुपया प्रति 10,000 रुपये जो एक मुश्त जो है वो साल का जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ का छोटा व्यापारी, पूरे प्रदेश में सारे ग्रामीण इलाके का छोटा व्यापारी, छोटे छोटे काम करने वाले, उनके यहाँ डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, खर्चा करने के लिए पैसा होगा, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलना चाहिए इसलिए इंग्लिश एजुकेशन भी होगा, और सब यही जगह होगा। और इसके ऊपर ये जो पढ़े लिखे लोग होंगे, इनके लिए जिस तरह से सिविल सर्विसेज का कैडर होता है AS IPS का, जिस तरह से डिप्टी कलेक्टर DYSP इनका एक कैडर होता है, उसी तरह से हम पंचायत राज कैडर का नया निर्माण पूरे देश में पहली बार कर रहे हैं। राजस्थान ने कई कीर्तिमान प्रस्थापित किए, चिरंजीवी योजना की तो पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन जो पंचायत कैडर क्रिएट होगा, ये यहाँ का पढ़ा लिखा इंसान जो होगा, जो हमारा युवा होगा, उसे यही जॉब मिलेगा। खबरों में बने रहने के लिए अजमेर मेट्रो न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।